सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड की हमारी फाइनल टच प्रोग्राम चल रहा है और जिसके अंतर्गत अपन सभी साइकोलॉजी के टॉपिक पीवाईक्यू बेस उनका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। पीवाईक्यू बेस ऐसे पर्सन है जिसमें केवल पीवाईक्यू नहीं है, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उनका कंप्लीट एक सार है। एक इस प्रकार से मैंने इन प्रश्नों को जनरेट किया है कि अलग से पीवाईक्यू के रूप में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ये चौथा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य पहली बार ग्रेड सेकंड में जोड़ा गया है। इससे पहले केवल ग्रेड फर्स्ट में आता था, इसलिए ग्रेड सेकंड में मानसिक स्वास्थ्य कोई प्रश्न नहीं पूछे। लेकिन चूंकि आरपीएससी पेपर बनाती है तो आरपीएससी को उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मेंटल हेल्थ पे जो भी आज तक प्रश्न पूछे हैं वो आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। एडजस्टमेंट और मेंटल हेल्थ दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए दोनों मिले जुले टॉपिक हैं। एक समझ में आता है, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। तो खैर छोड़िए, अपन चर्चा करते हैं आज के इन दोनों टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू हैं, पूरा एनालिसिस इनके माध्यम से आज की इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिएगा, जब कोई एडल्ट अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहार को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहार के अनुकूल ढाल लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? व्हेन एडल्ट अडेप्ट्स इज डिजायर मोटिवेशन एंड बिहेवियर टू डिजायर मोटिवेटर एंड बिहेवियर ऑफ चाइल्डहुड, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेशन। रूपांतरण। देखो रूपांतरण क्या होता है समझ लीजिए, एक एक ऑप्शन को समझना है 360 डिग्री के हिसाब से, ताकि दिमाग में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सब दूर हो जाए। देखो कन्वर्जेशन होता है कि जब आप कोई चीज को नहीं कर पाते हैं और आपको डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप बीमारी का बहाना बनाते हो कि मेरे से होमवर्क नहीं होगा, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे बुखार हो रही है। आपको डर लग रहा है, एक सैनिक को डर लग रहा है कि मैं युद्ध क्षेत्र में लड़ने जाऊंगा, मर जाऊंगा, गोली लग जाएगी, तो वो कहता है मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जब भी आप सामने आने वाली समस्या से डरकर बीमारी का बहाना बनाओगे, नहीं फिजिकली उस चीज को दर्शाओगे, वो कन्वर्जेशन है। और कन्वर्जेशन भी एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। तो जहां भी शारीरिक लक्षण की बात आएगी वहां कन्वर्जेशन करना है। रिग्रेशन क्या होता है? जैसे आपने लगभग ने भी आंसर दिया। रिग्रेशन प्रतिगमन का मतलब होता है कि व्यक्ति क्या होता है, वक्त के साथ क्या होता है, एक झूठा चोला ओढ़ लेता है, समाज का एक अहंकार पाल लेता है कि बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। आप हमेशा देखना कि जब मेहनता असफल हो गया, घाटा हो गया, अब वो अकेला जंगल में जाके रोता है, अपनी माँ की गोद में जाकर जोर जोर से फूट फूट के रोता है। यानी वो बचपन वाला व्यवहार उसके तनाव को अस्थायी रूप से दूर करता है, कुछ समय के लिए सुकून देता है। तो जहां भी आप बचपन जैसा व्यवहार करोगे, चाहे रोना है, अंगूठा चूसना है, बचपन जैसे कपड़े पहनने, बचपन जैसी हरकतें करनी है, वो सब क्या होता है? रिग्रेशन होता है। आत्मिक आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? हम हमेशा दूसरों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अमूमन आदमी की प्रकृति होती है उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। कॉपी कभी मत करो, जैसे हो आप वैसे बने रहो। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में ऐसा ही होता है। और सब्लिमेशन में क्या होता है? जब तुम मार्ग परिवर्तन करते हो, रचनात्मक तरीका अपनाते हो। तो यहां जो प्रश्न पूछ रहा है वो बाल्यावस्था के व्यवहार की बात कर रहा है। तो आंसर क्या करेंगे आप? प्रतिगमन, रिग्रेशन। डन। बेटा करंट की क्लास देखूंगा मैं, मेरे हिसाब से तैयार करूंगा। वैसे मैंने करवा दी थी फेसगढ़ में, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी वो मैं कुछ कुछ चीजें बता दूंगा, बाकी अपने हिसाब से पढ़ते रहें आप। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। कथन पढ़िएगा। जब कोई व्यक्ति अपने सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार, अस्वीकार्य व्यवहार मतलब समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा, मुझे सही लग रहा है बट समाज की नजर में वो गलत है, जैसे अत्यधिक आक्रामकता या लड़ाई झगड़ा करना, समाज द्वारा स्वीकृत तो रचनात्मक मार्ग जैसे मुक्केबाज बन जाने में बदल लेता है, तो यह सब्लिमेशन है। यह प्रश्न बहुत बार आ गया। सब्लिमेशन क्या है? समायोजन की जितनी भी अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग अपन अचेतन मन में करते हैं, उनमें यदि किसी युक्ति को आप एक नंबर पे रखोगे, यानी सबसे रचनात्मक युक्ति यदि कोई है, सबसे क्रिएटिव युक्ति है और किशोर अवस्था के लिए सबसे बेहतर युक्ति है, वो सब्लिमेशन है। इसमें क्या होता है कि आप उस इच्छा को जिसे समाज गलत मानता है उसको सही रूप में बदल लेते हो, यानी एक बदमाश व्यक्ति मुक्केबाज बन जाता है। आप अपनी ऊर्जा को कभी दबाना नहीं सकते, ऊर्जा को कभी दबाना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप में कोई भी ऊर्जा है, जैसे तुलसीदास जी और कालिदास जी में अपनी पत्नियों के प्रति बड़ा गजब का प्रेम था, ठीक है, तो समाज ने उसको बड़ा अलग तरीके से व्यंग्य कसा, और वही तुलसीदास जी ने उसी ऊर्जा को कहां बदला? साहित्य में, और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हमारे सामने लिख डाला। ये वो मार्गंतीकरण था, सब्लिमेशन था, उदात्तीकरण था। अपनी ऊर्जा को दबाइए मत। कई बार लड़के आप में से कहते हैं सर मुझे उसके साथ अटैचमेंट हो गया, फिर उसने मेरे साथ
धोखा किया, अब मेरा मर जाने का मन करता है। अरे मरिए मत, जिंदगी में कुछ ऐसा रचनात्मक कीजिए जैसे तुलसीदास जी ने किया, इतिहास रच डालिए। जो ऊर्जा जो तुम उसके नफरत में लगाओगे ना, वो कोई काम नहीं आएगी। उस नफरत से तुम भी जल जाओगे, वो भी जल जाएगा। बेटर है उस नफरत को एक बड़ी रचनात्मक तरीके में लगा दो जहां तुम्हारा नाम अमर हो जाए। ये तरीके होते हैं। तो ये सबसे गजब की युक्ति होती है सब्लिमेशन। कारण बता रहा है, रिएक्शन फॉर्मेशन के अंतर्गत व्यक्ति अपने वास्तविक संवेग जैसे किसी सहयोगी से ईर्ष्या या घृणा करना को छिपाने के लिए ठीक इसके विपरीत व्यवहार जैसे प्रत्यक्ष में बधाई और मंगल कामना देना प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से भी सही है। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, मन में इच्छा कुछ और है, व्यवहार कुछ और कर रहा है। मन बनावे मुंह हिलावे, मुंह में राम बगल में छुरी। जितने भी अपने नेताजी, जितने अपने अधिकारीगण ये बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, हम ईमानदारी का पालन करना चाहिए, ये करना चाहिए, और लगभग क्या होता है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ये देश है जहां सब ने मुखोटे पहन रखे हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन ये कहता है कि आदमी बाहर से कुछ और बोल रहा है, अंदर से कुछ बोल रहा है, लेकिन ये दोनों ही सही हैं। कथन तो कारण, अब कथन कारण की व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि व्याख्या तब करता जब उदात्तीकरण क्यों होता है। उदात्तीकरण की बात करते कारण में, तब तो अपन व्याख्या करता। लेकिन यहां रिएक्शन फॉर्मेशन उदात्तीकरण दो युक्तियों का अलग अलग उल्लेख कर दिया, तो ये दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। समझ में आ गया? रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है और उदात्तीकरण क्या होता है। दोनों एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आए, और ये मैंने मिला के एक प्रश्न बनाया है, दो प्रश्न अलग ना बना के, ताकि कम समय में अपना मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना आने लग गया, आपको समझ में आने लग गया। ये मैं 360 डिग्री में डाल भी रहा हूं, इनको देखा करो, हल किया करो, मजा आएगा, उससे समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, दोनों सही। नेक्स्ट देखिए सर, आगे देखिए। 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, मतलब इनमें से हमें गलत को छांटना है। क्या करना है? गलत को छांटना है। बेटा कोर्स अवनी एजुकेशन ऐप पे आप देख लीजिए, खुद ही आपको पता चल जाए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में पूछने के चक्कर में रह जाते हैं, तू बता क्या है, तू क्या, अरे लोगों की क्यों राय लेनी। हर चीज को खुद एक्सप्लोर किया करो, जांचा करो क्या सही है क्या गलत है, फिर डिसीजन लिया करो। तू बता दे धीर सिंह सर का कोर्स कैसा है, सर का कोर्स, अरे क्यों पूछना, खुद जानो कि सर कैसा पढ़ा रहा है। आइडिया लग जाएगा टीचर को देखते, पहला 1-2 वीडियो देखते पता लग जाएगा टीचर में कहाँ दम है कि नहीं है। ऐसे मत पूछा करो किसी से। जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है और सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो इससे क्या कहेंगे? युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। बताओ सही है क्या? ये सब के सब आए हुए प्रश्न, सब के सब पीवाईक्यू हैं, सब के सब पीवाईक्यू हैं। स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पे जिम्मेदारी डाल देना अथवा परिस्थितियों को दोष दे देना भी युक्तिकरण रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। दोनों सेकंड में आए हुए प्रश्न है। तब सेकंडरी प्रश्न है, कोई छात्र पढ़ाई में असफल होने पे एक अच्छा गायक बन के उच्च सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करके स्वयं को संतुष्टि करता है, तो उसे कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति तंत्र का प्रयोग करता है। पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया तो क्या बन गया? गायकार बन गया। और मैं तो लाइफ में हमेशा कहता हूं, तुम लोग कई बार कहते हो सर क्या 3-4 साल बाद सफल हो गए क्या? पढ़ाई में कोई जरूरी नहीं है बेटा। पढ़ाई में आपके अंदर जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है ना, उसको बड़ा बनाओ। तुम्हें लगता है कि मैं चाय बेच के बड़ा कर सकता हूं, चाय बेचिए ना, क्या फर्क पड़ता है। एमबीए चाय वाले ने चाय बेच बेच के साम्राज्य खड़ा कर दिया आज। और क्या बेवकूफ चाय बनाते हैं, 150-250 रुपए की कौन सी चाय होती है, बना दिया साहब। इंटरेस्ट है आपका, कोई जरूरी नहीं कि तुम पढ़ाई में अच्छा, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कभी लाइफ में अपने आप को ये मत समझिए कि मैं नहीं कर सकता, कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जुनून दिखना चाहिए आदमी में। यदि जुनून आपका पढ़ाई में, तो पढ़ाई में भी कर लो। अगर पढ़ाई में असफल हो गए तो कोई टेंशन नहीं, किसी दूसरी फील्ड में अच्छा कर लेंगे, कॉम्पेंसेशन है यार, क्या फर्क पड़ता है। तनाव क्यों लेना जिंदगी में। अच्छा गायक बन के वो अच्छा बन गया। बहुत सारे लोग आईएएस जैसी नौकरी को छोड़ देते हैं और अपने शौक को जीते हैं, म्यूजिक को जीते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पेंसेशन जहां जरूरत पड़े वो कर डालो। अपने अस्वीकार्य इच्छाओं, कुंठाओं और क्रोध को खेल और कला जैसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य और रचनात्मक गतिविधियों में परिवर्तित करना रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। बताओ, मुझे तो चारों ही सही लग रहे हैं। बताओ बेटा जी। 2 नंबर प्रोजेक्शन है ना कि रेशनलाइजेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको आशु मित्र सिलेक्शन के लिए।
360 में डालते हैं बेटा, 360 डिग्री वाली टेस्ट सीरीज में जो पुरानी चल रही है। बहुत बढ़िया बेटा। बताएं आंसर, डी आ रहा है, डी गलत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो डी गलत इसलिए है क्योंकि खेल और कला जैसे रचनात्मक गतिविधियों में लगा रहे हो आप अपनी कुंठा को, ठीक है ना। कि कोई व्यक्ति है वो अपने उसमें काम प्रवृत्ति है, सेक्सुअल लगे में शख्स का बहुत ज्यादा होता है, तो वो युद्ध क्षेत्र में जाके अपनी उस भावना को दिखाएगा, तो वो क्या है, रचनात्मक तरीका हो गया। ना कि फालतू में लड़कियों को छेड़ रहा है और कुछ कर रहा है, गंदे इशारे कर रहा है। आज समाज में बहुत कीड़े पैदा हो गए, कचरा पैदा हो गया। क्या ऊर्जा को ऐसी जगह लगाओ जहां से रचनात्मक बदलाव आए, तो वो सब्लिमेशन होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन में तो मुंह में राम बगल में छुरी, उल्टी बातें करते हैं, दिखावटी बातें करते हैं, मन में कुछ हो रहा है, ठीक है। ये गायिका वाला सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये देखो आरपीसी सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, वैसे तो ये प्रक्षेपण भी हो सकता है, लेकिन ये युक्तिकरण इसलिए माना गया है कि प्रक्षेपण गौण युक्ति है, युक्तिकरण का पार्ट होती है। और प्रेक्षेपण में हमेशा याद रखना निर्जीव वस्तु पे चीजों को डाला जाता है, निर्जीव जहां भी आ गया ना वो प्रेक्षेपण होता है, ठीक है। बाकी ये वैसे देखने में प्रेक्षेपण का ही उदाहरण है, लेकिन युक्तिकरण और प्रेक्षेपण दोनों तो अमूमन प्राथमिकता दी जाती है और रेशनलाइजेशन को दी जाती है। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड में पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको डाला था, कंफ्यूजन नहीं हो। और ये भी जब बहाने बनाओगे ना आप, बहाने जहां भी आ जाएंगे ना, बहानों की बात जहां भी आ जाएगी ना, ये अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, ये सब जो है वो युक्तिकरण है। तो इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये उदात्तीकरण का उदाहरण है। आगे देखिए साहब, ये रहा चौथा प्रश्न। तनाव, कुंठा और द्वंद्व को कम करने के लिए बाधा निराकरण, रिमूविंग हर्डलेस और मार्गंतीकरण, चेंजिंग वेज को समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब ये प्रश्न मैंने इसलिए डाले हैं ताकि कंफ्यूजन कंप्लीट खत्म होने चाहिए आपके, ठीक है। पढ़ रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहते हैं, डाउट्स बहुत रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि साइकोलॉजी को लेकर कोई डाउट्स रहे आप में। तो मार्गंतीकरण सर उदात्तीकरण का ही दूसरा नाम है, हाँ है। लेकिन मार्गंतीकरण वे ऑफ चेंज भी एक प्रकार से लक्ष्य के प्रतिस्थापन को भी बोला जाता है, तो ये प्रत्यक्ष विधि भी है। तो मार्गंतीकरण को लेकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो मार्गंतीकरण इंग्लिश में ऑप्शन कई बार देखना फायदेमंद रहता है। तो चेंजिंग वेज जो वर्ड आएगा इसका मतलब ये प्रत्यक्ष विधि में क्या है, प्रत्यक्ष विधि में। देखो प्रत्यक्ष विधियां होती हैं जिनका प्रयोग अपन कॉन्शियसली यानी चेतन रूप से करते हैं। पहला है बाधा का विनाश करना, दूसरा है अन्य उपाय की खोज करना, तीसरा है लक्ष्य का प्रतिस्थापन या मार्गंतीकरण करना, कि क्रिकेट का मूड था, बारिश हो गई, कोई बात नहीं, इंडोर गेम खेल लेता हूं। और चौथा है एनालिसिस करना, व्याख्या करना कि यार मेरे लिए बेटर क्या है। आज मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, बहुत कॉल करता है वो बच्चा, अच्छा बच्चा है लेकिन वो कॉल बहुत करता है। वो बच्चा बोल रहा है कि सर मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने हिस्ट्री से कर लिया, और अब मेरे को किसी ने राय दी कि यार हिस्ट्री से मत करो, हिस्ट्री में तो बहुत सारे बच्चे हैं, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे बच्चे हैं, आप एक काम करो ड्राइंग से पीजी कर लो, ड्राइंग में कंपटीशन कम है। मैंने कहा उस बच्चे को, कैसे मूर्ख बच्चे हो तुम, किसी ने तुम्हें कहा कि ड्राइंग में कर लो, ड्राइंग में कंपटीशन कम है। मैंने कहा ड्राइंग में मत कर, उर्दू में कर, उर्दू में सबसे कम कंपटीशन है। उर्दू को भी छोड़, पंजाबी में कर, सबसे कम कंपटीशन है। कैसे बातें कर रहे हो, किसी ने कहा कि ये कर ले, कंपटीशन कम है इसलिए मैं करूंगा। इससे अधिक मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। अरे तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट यदि इतिहास में है और तुम इतिहास में चाहे 30 लाख बच्चे होंगे उसमें भी सीट ले जाओगे, लेकिन किसी के कहने पे ड्राइंग की एबीसीडी नहीं आती, चाहे कंपटीशन जीरो क्यों नहीं हो, नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होता है। किसी ने कहा और मैं कूद जाऊं, कैसे कैसे हो तुम लोग, मतलब तुम्हारी सोच को देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है, कहां अपन सोच रहे हैं। उसने कहा कि सर ऐसा कर लूं, ये उसने कहा था, इसके चक्कर में आज हमारी जिंदगी जंजाल बन चुकी है। उसने कहा था, वो सोचेगा, वो क्या बोलेगा, उसने क्या कहा था। अरे हमें हमारी जिंदगी जीनी है भाई, उनके लिए जिंदगी नहीं जीनी, उनकी सोच के लिए जिंदगी नहीं जीनी। आपको जो अच्छा लगता है, जहां सुकून मिलता है वो कर डाला करो। मैं एकमात्र आदमी हूं जो ऑनलाइन मंच पे बात बोल रहा हूं, जो सही लगे ना खुद को किया करो। इस दुनिया की परवाह के लिए नहीं जीना भाई, उनको संतुष्ट करने के लिए नहीं जीना है, दूसरों की रुचि के लिए नहीं जीना है, मुझे मेरी रुचि की जिंदगी जीनी है और जीऊंगा मैं। ये होना चाहिए तुम्हारा जीवन का। क्या बात कर रहे हो, उसने कहा कर ले, हद करता है।
कारण देखो भाई क्या बोल रहा है, मानसिक तनाव या कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए अपने पूर्व के व्यवहार, विशेष रूप से बाल्यावस्था के व्यवहार जैसे रोना या पैर पटकना पे वापस लौटना प्रतिगमन है। बताओ प्रतिगमन सही है और ये भी सही है। बाधा निराकरण और मार्गंतीकरण भी प्रत्यक्ष विधि है, 4 विधियां होती हैं, यहां 2 का नाम दे रखा है। तो कथन और कारण दोनों सही लग रहे हैं। बताओ आंसर। बेटा 4-5 बार पढ़ लिया चेप जाओगे, तनाव मत लो। हाँ तो बेटा कोई नहीं, उर्दू में वही सक्सेस होगा जिसका उर्दू में इंटरेस्ट है। बेटा आने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं बात बता रहा हूं एक चीज का। तनाव क्यों लेना जिंदगी में, इंटरेस्ट चुनो ना यार। किसमें कंपटीशन कम है, क्या है, भागते रहो जिंदगी भर। जियोगे कब, भागोगे तो। वेरी गुड। ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए। वेरी गुड, समझो ऐसे प्रश्नों को। आगे देखिए साहब, ये प्रश्न 2 बार आ गया है, आरपीसी सेकंड में 2 बार आ गया है। मैंने एग्जाम्पल चेंज करके बताया था कि नयापन लगे आपको, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर आप तो पीवाई क्यों, वही हम तो आपकी किताब पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाली उसमें डाल रखे हैं, तो मैं थोड़ा चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। है पीवाई क्यू ही। सोहन जन्मजात रूप से मूक बधिर, सुन और बोल नहीं सकता। वह अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण गहरे तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। उसने प्रसिद्ध भारतीय मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी जेरलिन अनिका, किसी मूक बधिर रोल मॉडल के जीवन संघर्ष को देखा और अब वो उन्हीं की तरह हर समय खेल पोशाक पहनता है, उन्हीं की शैली में रैकेट पकड़ता और खुद को उनके जैसा प्रदर्शित करके गौरव महसूस करता है। सोहन द्वारा अपनाई गई ये समायोजन युक्ति क्या कहलाती है? सोहन साहब मूक बधिर है, बड़ा बुरा फील होता है कि यार मैं कैसा, भगवान ने कैसा बना दिया, मेरे माँ बाप के मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ। लेकिन जब उसने एक संघर्ष की कहानी देखी जो उसके जैसी ही थी, तो जब उसे लगा तो उस जैसा अपने आप को सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया, रैकेट पकड़ने स्टार्ट की और वो अच्छा फील करता है। तो वो कौन सा एडजस्टमेंट डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? देखो प्रोजेक्शन में तो अपन निर्जीव वस्तु पे अपनी कमियां दोष को डाल देते हैं, निर्जीव, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। परीक्षा में फेल होने पे कहता है पेन ही कुन चाल्यो, पेन ही बेकार हो, मैं गोड़ो भर रहे हो, उपलो भरे हो, नीच लो मेरो पेन ही, पेन का कोई करवा दियो। ये आपको सही एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मेरे पास एक बच्ची के पेरेंट्स आए और उन्होंने क्या कहा कि मेरी बेटी बहुत पढ़ती है साहब। मैंने कहा अच्छी बात है सर, लेकिन ये परीक्षा में हार जाती। बोले क्यों? बोले इसका पेन जो है ना, पता नहीं कोई हमारे जो है ना पड़ोसियों ने कुछ करवा दिया है और इसके पेन पे पता नहीं क्या हो जाता है, और ये जैसे परीक्षा में जाती है तो इसका जो पेन है ना वो गलत गोले बढ़ना शुरू कर देता है। ये करवाने वालों कॉन्सेप्ट समझोगे थे, वो गाँव कमाने बहुत चाला, लुगाएं कमाने बहुत चाला। मारो छोरी का करवा दियो, अरे मारो छोरो बहुत पढ़ा कर तो भी का करवा दियो। मतलब इतने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, मारा पार्टी का करवा दियो। बताओ, पहले हर बार ब्याती है कौन ब्याह 3 साल होगी, अरे उसमें कमियां हैं, कुछ डॉक्टर को दिखाओ भाई, इसमें कौन क्या करवा देगा। ऐसे करवाने से कुछ थोड़ी होता है, नरेंद्र मोदी का करवा दो कुछ करवाओ तो। ऐसे कैसे बातें करते हो साहब? तो मुझे लगा यार इतना तो मैंने उनको समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, आप कैसे समाज में कहाँ, दुनिया कहाँ पहुंच रही है, पेन के कौन करवाएगा भाई, और पेन कैसे करवाने से क्या होता है? तो करते हो ये सब क्या है? प्रक्षेपण, निर्जीव वस्तु पे डालते हैं ना, याद रखना। प्रतिगमन, बचपन की ओर लौट जाना। आइडेंटिफिकेशन है बेटा जी ये, आप इसमें अपने आप को दूसरों से जोड़ लेते हो, उसकी तरह, उस जैसा सोचना। आपका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर नहीं है, कोई बात नहीं है, अपने आप को टीचर के रूप में देखना, जो टीचर बन चुका उसकी तरह व्यवहार करना, बढ़िया से कपड़े पहन के, पेन लटका के, सुबह 10 बजे तैयार होके 4 बजे तक घूमते हो। ये सब चीजें मतलब उस जैसा अपने आप को व्यवहार करना, ये सब आइडेंटिफिकेशन है। और विस्थापन में क्या होता है, हमेशा कमजोर व्यक्ति पे अपना गुस्सा उतारा जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, जो भी कमजोर है उस पर गुस्सा उतार दो। ओके, आंसर क्या होगा? 3 नंबर। भाई मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे मतलब दुख होता है कि यार समाज कहाँ रह रहा है भाई। और लड़की अच्छी लड़की है, उस लड़की को नेगेटिव और कर दिया उन लोगों ने। मैंने समझा, उसको बताया चीजें, ऐसे नहीं होती हैं चीजें। आगे देखिए अगला प्रश्न। विभिन्न युक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एडजस्टमेंट की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य केवल व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना और सामाजिक मांगों की पूरी तरह अनदेखी करना है। सही बात है भाई।
जब कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, हताशा या एंजाइटी से अस्थायी रूप से बचने के लिए शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग करता है, इसे पलायन द्वारा समायोजन, एडजस्टमेंट थ्रू एस्केप। देखो पलायन समायोजन क्या होता है, कई बच्चे होते हैं, मैं एक दो बच्चे की मैंने काउंसलिंग सेशन में से बात की कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, अच्छा कर रहा था, और सर इसको गलत लत लग गई। गलत लत क्या लग गई, दोस्तों की वजह से लग गई, जैसे भी लग गई, ये सर शराब, ये सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया इसने। मैंने कहा उस बच्चे को बात की, बेटा सिगरेट क्यों पीता है? तो बोल सर जैसे सिगरेट पीता हूं तो एंजाइटी कम होती है, एग्जाम का स्ट्रेस कम होता है। निश्चित रूप से सही बात है। आप अचानक से जब कोई चीज होती है ना, ये जो होते हैं ना, शराब है, सिगरेट है, अमल खाना है, ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। लड़कियां भी आजकल बराबर ले रही हैं। पहले लड़कों के लिए था ये सेक्टर कि लड़के ही लेंगे, ठीक है, चाहे ढोला मारू लेनी है, चाहे बड़ी से बड़ी चीज लेनी है, तो ढोला मारू से लेके जितने भी बड़े ब्रांड बने थे वो लड़कों के लिए बने थे। धीरे धीरे अब लड़कियों ने सोचा कि यार ये तो गलत है भाई, लड़के ही क्यों इसमें उतर रहे हैं, हम भी उतरेंगे। और आजकल जो मेट्रो सिटी है वहां पे लड़कियां आपको बराबर पार्टनरशिप निभाती हुई दिखेंगी, और आने वाले 2-3 साल बाद में लड़कियां आगे निकल जाएंगी और लड़के जो है वो पीछे रह जाएंगे। लड़के केवल डिलीवरी करेंगे, लड़कियां लेंगी ये चीजें, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि हम स्ट्रेस से गुजरते हैं पढ़ाई के दौरान, और ये जो ना वो तात्कालिक रूप से रिलीफ करती है। आप कभी भी करके देखना, मैंने तो किया नहीं है, बट आपका कभी मन हो ना करके देखने का, तो हो सकता है छोटी मोटी ट्राई कर लो। वैसे गलत है लेकिन फिर भी आपको लगे कि सर क्या होता है, तो एक बार जैसे सिगरेट का धुआं निकालोगे ना आप, चाहे धुआं नाक से निकले चाहे किसी और साइड से निकले, लेकिन एक बार आपको धुआं निकलते अजीब थोड़ी रिलीफ फील होगा, हाँ यार ठीक लगा है। लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बनाएगा। वो अस्थायी तरीका है। स्थायी तरीका क्या है, यार मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूं, स्ट्रेस के कारण क्या है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे परफॉर्मेंस बढ़ानी है, मुझे अपना पूरा जी दमखम लगाना और मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा। ये तो साहब गजब का तरीका। सिगरेट पी के, धुआं निकाल के, साइड से निकाल के, बियर पी के, दारू पी के, ये भाई ये स्ट्रेस रिलीज नहीं हो सकता इनसे। अस्थायी तरीके हैं, तुम लत में फंसोगे, डेली जिएगी और फिर धीरे धीरे डूबते जाओगे। पंजाब को देखा हमने, एक गलत तरीका है। तो ये अस्थायी तरीका होता है, पलायन समायोजन बोलते हैं इसको, जिसमें तुम बीड़ी पी के भी स्ट्रेस दूर कर लेते हो। गलत तरीका। अपनी असफलता या हताशा का दोष खुद पे लेने के बजाय उसे बाहरी सोर्स या परिस्थितियों पे थोपना, ये जो नए कॉन्सेप्ट है समायोजन के, ये देख के जाना। एक्स्ट्रा पुनेटिव तंत्र कहलाता है, जबकि स्वयं को दोषी मानना इंट्रोपुनेटिव। जब मैं दूसरों पे डाल दूं, धीर सिंह सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया सर, ठीक है सर, पेपर ही आरपीएस ने इतना हार्ड बना दिया है। अरे भाई पेपर आरपीएस ने हार्ड बना दिया तो हमारी प्रिपरेशन भी उस लेवल की क्यों नहीं हो सकती? तुम जब मैराथन क्लास में अपना भविष्य ढूंढ रहे हो तो भाई पेपर हार्ड लगेंगे, पढ़ना पड़ेगा, किताबें उठानी पड़ेंगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, पीवाईक्यू देख के माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी। एक एक टुकड़ों में बांट के जब किताबों को तुम यूं निकालना स्टार्ट करते हो ना, तो हार्ड से हार्ड पेपर भी लगता है कि कर रहा हूं। सोशल मीडिया के भरोसे जिंदगी नहीं जी जाती भाई। एक्स्ट्रा पुनेटिव ये है, डाल दो, आरपीएस पेपर हार्ड बना रही है। अंतरदंडात्मक कहलाता है सर, मेरी कमजोरी थी मैं 5 बार रिवीजन, मैं कह रहा हूं आप में से अधिकतर बच्चे 5 से 7 बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं, दूसरी बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं, एग्जाम हॉल में जाके तथ्य भूल जाते हैं। क्यों कर रहे हो आप? जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए कि मैं अपने असफलता के लिए खुद जिम्मेदार था, मैं रिवीजन नहीं कर पाया, सोशल मीडिया के जहर में, रील्स में जिंदगी की खूबसूरती ढूंढ रहा था। और जो रील्स की में खूबसूरती ढूंढेगा ना साहब, उसको जिंदगी की असली खूबसूरती मिल नहीं सकती। अंतरदंडात्मक है, मैं जिम्मेदार था, मैंने अपना टाइम खराब किया, मैं 20 दिन को ढंग से यूज कर लेता ना, जिंदगी बन जाती है। अंतरदंडात्मक है, खुद को जिम्मेदार ठहराना, तो दोनों सही है। और चौथा बिंदु देखना, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति किसी आदर्श व्यक्ति या टीचर के व्यवहार, मूल्य और व्यक्तिगत लक्षणों को हुबहू स्वयं में अपनाता है, उसको अपना आइडेंटिफिकेशन कहलाते हैं। तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि दूसरों की चीजों को एज इट इज अपने व्यवहार में ले आना आइडेंटिफिकेशन है, आत्मीकरण है। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? गलत। कौन सा बता रहे हैं? बिल्कुल सही। सर लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें? नोट्स, बेटा नोट्स पढ़ें, और क्या पढ़ना है? कौन से बार बार कहता हूं मैराथन मत पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो, जितनी रीडिंग कर सकते हो कर डालो, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, सिर्फ खुद के नोट्स, बाकी पीडीएफ से बाहर निकलो। 1 2 3 4 होगा, 2 3 4, वेरी गुड बेटा। ये कौन है? राधा रानी। राधा रानी बहुत बढ़िया नाम है। समायोजन का प्राथमिक लक्ष्य देखना, समायोजन का प्राथमिक लक्ष्य है आंतरिक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं दोनों में बैलेंस बनाना। कभी भी समायोजन की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं करेगा। समायोजन का सर्वोच्च लक्ष्य पूछेगा ना आपसे, तो आपका आंसर होगा स्वप्रत्यक्षीकरण। ये भी लिख लेना, समायोजन का सर्वोच्च लक्ष्य है खुद को देखना,
खुद को आइडेंटिफाई करना कि मैं आया क्यों हूं यार। मैं दूसरों की कॉपी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अपनी जिंदगी की पहचान बनाने के लिए आया हूं। ये सेल्फ परसेप्शन इसका सर्वोच्च लक्ष्य होता है। तो इसकी जैविक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं दोनों में बैलेंस बनाना समायोजन का प्राथमिक लक्ष्य होता है। अनदेखी करना प्राथमिक लक्ष्य नहीं होता। ए गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों सही है। आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। ये लो साहब आपका 6 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का देखो। ओके, कथनों पे विचार करना। ये सब IPY क्यों याद रखना। जब कोई छात्र स्कूल हॉकी टीम में न चुने जाने पे वो बहाना बनाता है कि वह खुद ही चयनित नहीं होना चाहता था क्योंकि चयनित छात्र असफल हो जाते हैं, तो वह तर्क संगतिकरण या औचित्य स्थापन युक्ति का प्रयोग कर रहा है। समझ रहे। बेटा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। गुरुजी देखो अपन है गवर्नमेंट नौकरी में इंटरेस्ट को नहीं, गवर्नमेंट नौकरी के मायने गुलाम बन के रहना पड़ा, नौकर तो नौकरी हुआ गुरुजी। अपन तो टमाटर की दुकान खोलेंगे, अपना टमाटर का बिजनेस चलाएंगे और खुद बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा सर। मैं तो यही पापा कह दियो जना मैं चलेगू। पापा की मन हो कि बेटा अगला फादर्स डे के ऊपर मेरो बेटो मास्टर बनाएगो, इलिए एग्जाम दे रहे हो, बाकी सर मैं बिजनेस करूंगा। ये सिर्फ रेशनलाइजेशन है। ठीक है, अरे भाई बिजनेस करना है, देना ही क्यों था, लाइन पे क्यों जाना था, बिजनेस में पूरा ध्यान लगाओ ना। उलझने कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी में मत रखो। जब प्रिपरेशन कर रहे हो एक तरीका अपनाओ कि फोड़ के आऊंगा पेपर को और पूरा अटेंशन फुल फोकस वहीं दे रहा हूं। बिजनेस करना है तो फिर यार ये पेपर वेपर वाले झंझट से बाहर आओ, फिर पूरा बिजनेस से फोकस करो, 24 घंटे उस पर काम करो, सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, समझ गए, ये सही बात है भाई। परीक्षा में खराब अंक आने पे माता पिता द्वारा डांटे जाने के बाद एक बच्चा अपनी आक्रामक भावना और गुस्से को गली के मासूम कुत्ते को पीटकर शांत करता है। घटना विस्थापन एकदम सही है। मैंने नाम लिखा है मासूम कुत्ते को पीटना। मासूम कुत्ता समझ गए ना, जिसकी पूंछ झुकी हुई है। कभी भी देख लेना, जिस कुत्ते की पूंछ खड़ी होगी उस कुत्ते के आप कभी पत्थर फेंक के देख लेना, वो कुत्ता मुंह तुम्हारा पत्थर जैसा कर देगा। समझ गए। और दो गली में कुत्ते होते हैं ना जो पड़े हुए होते हैं, कभी भी देखना पड़ा हुआ कुत्ता है एकदम शांत से, और उसके तुम ठोकर मार जाओगे तो वो एक बार बोलेगा पी, फिर उसके बाद वापस वैसा ही पड़ जाएगा। मासूम कुत्ता उसको बोलते हैं। और जिसके घर के आगे लिखा होता है कुत्ते से सावधान, उस कुत्ते के कभी तुम पैर लगा के देखना, तुम्हारा पैर नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा। वो मासूम नहीं होते हैं। मासूम कुत्ते होते हैं गली वाले, गरीब कुत्ते बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, गरीब। ये बेचारे मरे पड़े रहते हैं, कुछ मिलता है नहीं, पूंछ उनकी लटकी होती है, उनके मारते जाते हैं लोग, ठोकरे मारते हैं, वो एक बार पी करते हैं उसके बाद वापस आगे पड़ जाते हैं। उनको विस्थापन। कमजोर आदमी को हमेशा आदमी मारता है, गुस्सा किसी और पे था निकलेगा कहीं और। ठीक है, तो ये मासूम कुत्ते इस प्रकार पीटते हैं बेचारे। जब कोई व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता के कारण वह उस मौलिक लक्ष्य के स्थान पर प्रयोगशाला तकनीशियन बनने का व्यवहारिक रास्ता चुन लेता है, इस समायोजन प्रक्रिया को सबस्टिट्यूट यानी रिप्लेस प्रतिस्थापन कहते हैं। भाई ये प्रश्न आ गया है, याद रखना इसको, बड़ा मजा है। ये प्रश्न, तीनों प्रश्न आए हुए हैं। देखो क्या कर रहा है, डॉक्टर बनना चाहता था, नीट का पेपर दे के आया था, बहुत मेहनत की थी, नीट की तैयारी की गजब तरीके से की। खैर नीट वालों की भी हालत खराब है, बेचारों के पेपर आउट हो जाते हैं, कुछ भी हो, लेकिन उसकी योग्यता बहुत बढ़िया थी। लेकिन अपर्याप्त क्षमता मतलब एबिलिटी ही को नहीं, उस मौलिक लक्ष्य के स्थान पे उसने क्या किया, कोई बात नहीं है गवर्नमेंट ये पेपर आउट हो रही है, अपने डॉक्टर बनने की कोई बात नहीं है, तो वो क्या करता है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेता है और वो लैब टेक्नीशियन बन जाता है। जहां डॉक्टर जांच करके भेजते हैं कि सैंपल लो, सैंपल देने के बाद जांच करो, तो उसको फीलिंग आती है कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बन पाया, कम से कम डॉक्टरों की जांचें तो मैं सही सिद्ध कर रहा हूं। तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, सबस्टिट्यूट, प्रतिस्थापन। ठीक है ना। कई आपने देखा होगा गांव का, मैंने कई कंपाउंडर नए नए बने, तो वो कंपाउंडर का इतिहास जानोगे, वो कोई कंपाउंडर हुए बाकी थे, पहली बार सुई लगाने जाओ तो बस सुई कौन लगाओ, जहाँ भैंस के पहले का डॉक्टर लगाता ना, बे हमरा सुई लगाओ और दर्द बहुत जोर को है, थे भी कोई इतिहास जान के आयो तो पता चलेगा कि वो कोई टाइम नीट की तैयारी कराया करतो, 3 बार नीट की एग्जाम दी, सिलेक्शन को नहीं, और लास्ट में कोर्स करो नर्सिंग को, दिमाग में तो डॉक्टर वाली इच्छा, अब बन गो कंपाउंडर, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रतिस्थापन हो गया। लेकिन बिका दिमाग में आएगी, जब भी पेशेंट दिखा है तो बिका भाई ये दिमाग में होगा, ऐसे कहीं आपको मिलेंगे देखना, वो सब वही होते हैं जो जोर से दर्द करने में भाई हो।
अप्रिय, डरावनी और दुखद यादों को जब कोई व्यक्ति जानबूझकर और बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो वह उन्हें अचेतन मन में दबा देता है। इसे मनोविज्ञान में शमन, सप्रेशन के बजाय दमन कहेंगे। बताओ एक गलत है इसमें से। पेपर मैनेज बेटा, अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस गजब की चीज है, प्रैक्टिस करो, गजब के प्रैक्टिस करो बेटा। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगी, प्रैक्टिस से बड़ा कोई तरीका नहीं है। गजब प्रैक्टिस करो, गजब की प्रैक्टिस करो, मजा जाना चाहिए पढ़ते समय, रिवीजन करते समय। पेपर निकालो फटाफट, उससे चीजें परफेक्ट होंगी। 1 2 3 वेरी गुड। 4 नंबर का गलत है बेटा, जानबूझकर जब कोई चीज करते हैं ना वो सप्रेशन होता है। दमन में क्या होता है, वक्त के साथ चीजें अचेतन मन में चली जाती हैं। इसमें होता है सचेतन रूप से जब कोई चीज को कॉन्शियसली जब चीज को भुलाना चाहते हैं तो हमेशा शमन होता है, ना कि दमन होता है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखना बेटा जी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य और उपचारात्मक तकनीक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 3 प्रमुख वैधानिक लक्ष्य होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु, इसको याद रख के जाना। निरोधात्मक, प्रिवेंटिव। निरोधात्मक का मतलब होता है कि कोई मानसिक बीमारी आपके अंदर आए, उसके आने से पहले रोक दो, उसको आने से पहले रोक दो, ये प्रिवेंटिव है। संरक्षणात्मक का मतलब होता है कंजर्वेटिव, प्रिंजर्वेटिव। ठीक है, जैसा आपका मेंटल हेल्थ है उसको यथावत बनाए रखना, पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देना। ठीक है ना, जिससे जैसा है वैसा बना रहे। और उपचारात्मक का मतलब है कोई चीज आपके अंदर आ गई तो उसको आगे उसको दूर कैसे करेंगे, ये उपचारात्मक। 3 मुख्य लक्ष्य होते हैं। इसके अलावा अंतः शक्तियों को जागृत करना और वातावरण के अनुसार ढालना, ये भी 2 लक्ष्य होते हैं, लेकिन ये तीनों मुख्य होते हैं, इंपॉर्टेंट है। समाज या अधिकारियों को केवल मानसिक रोगों की सूचना देना ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्राथमिक और मुख्य लक्ष्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्राथमिक और मुख्य लक्ष्य जब भी पूछे तो दिमाग में फीड कर लो। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य है मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखना। ठीक है, ना कि इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन देना सरकारों का और तंत्र का काम होता है। मानसिक स्वास्थ्य का है उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखना, बनाए रखना। तो ये भी गलत है। मानसिक स्वास्थ्य में अवांछनीय और हानिकारक आदतों या व्यसनों जैसे नशीली दवा और शराब के लत को खत्म करने के लिए विरुचि चिकित्सा, एवरेशन थेरेपी, ये पिछली ग्रेड फर्स्ट में आया था मेंटल हेल्थ पे, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। एवरेशन थेरेपी क्या है? एवरेशन थेरेपी व्यवहारवादी चिकित्सा प्रणाली है। आपने कई बार देखा होगा, हमारे कई लोग हैं दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जो हेवी ड्रिंकर है। भाई आजकल तो ड्रिंक फैशन बन गया, लेकिन अपन ने देखा है, बचपन में देखा है कि हमारे परिवार में, समाज में ऐसे ड्रिंकर होते थे जो दारू पी के आते थे। और दारू पी के आने के बाद ठीक है पूरा माहौल बनाते थे, अड़ोसी पड़ोसियों को गालियां काटते थे, घर वालों की कुटाई करते थे। तो उनसे सब परेशान थे, वो थे ड्रिंकर। ठीक है, जो नालियों में पड़े रहते थे, ठीक है, उनको उठा उठा के लोग लाते थे, वो खाना खाते नहीं थे, पता नहीं अजीब सा व्यवहार। तो उसके बाद अपने समाज में हो गया यार दारूड़ो है। अरे मतलब उससे नफरत होती थी। आजकल तो लोग बड़े स्मूथली दारू पीते हैं, बढ़िया पैक लगाते हैं, पैक के साथ पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, और क्या क्या लगाने के बाद बड़े आराम से सोते भी हैं। तो ये आजकल नया ट्रेंड है भाई, पुरानो ट्रेंड अफा बोई देखो जना अपन नफरत होगी आपने ये लिए घरा का मैंने दारू पीनो मतलब बहुत गलत है। तो ऐसे लोगों को दारू छुड़वाने के लिए ऐसी तकनीक का यूज किया जाता था कि आपने डॉक्टर साहब कन जाता, डॉक्टर साहब बोलता आप पुड़िया ले जाओ, और वो जैन दारू पी के आओ भी ना, रोटी का मायना पुड़िया मिला के देनी है। और जिस दिन वो दारू पी के आता वो पुड़िया मिलाता ही भी कहे पेट में कंपन हो, तो पेट में कंपन हो तो वोमिटिंग शुरू होती है, नीचे भी ऊपर से भी। और भी आदमी लागतो कि दारू पी जना हो, तो बिना नफरत से होती है यार मैं दारू पीऊं जो ना मेरी तबीयत खराब हुआ है। तो धीरे धीरे वो दारू छोड़ देता था। ये विरुचि चिकित्सा होती है। आईपी पावलोव ने इसका बहुत यूज किया था नशा छुड़वाने में। तो ये बड़ी अच्छी तकनीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, सेकंड जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल के साथ तैयारी करने वाला कहीं भी कर लेगा, नहीं करने वाला वही चीज। सर लोग कहते हैं कि स्कूल के साथ तैयारी नहीं होगी, लोग कहते हैं, तुम्हारा मन क्या कहता है? आदमी के ऊपर जब स्थिति खराब हो ना, आदमी कैसे भी किसी भी स्थिति में कर लेगा। लोग कहते हैं सर, ये लोगों की अनुसार मत चलो भाई। लोग तो कहते हैं जीना बंद कर दो, लोग तो कहते हैं घरों में बैठे रहो, लोग तो कहते हैं अपनी घूमना बंद कर दो। लोगों के अनुसार जिंदगी थोड़ी जीनी है यार, आपको क्या करना है ये आप तय करोगे ना। क्या करूं यार, मैं तो समझ में नहीं आता मैं किन बच्चों को मोटिवेट करूं। मुझे तो लगता है पूरा मामला गड़बड़ हो गया है, मुझे खुद को ऐसा लगने लग जाता है यार।
कहाँ मैं किन लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, इनको जरूरत ही नहीं है, ये बावड़े हो गए, इनको रील्स चाहिए सोशल मीडिया पे प्यार भरी, कुछ नहीं हो सकता इनका। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कक्षा कक्ष प्रबंधन के संदर्भ में लिखित कथनों में विचार कीजिए। बताओ, मानसिक स्वास्थ्य गतिशील अवधारणा, आया हुआ प्रश्न है। मानसिक स्वास्थ्य कभी भी स्थिर अवधारणा नहीं है। मतलब अभी आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो सकता है, थोड़ी देर बाद में खराब हो जाएगा। अभी आपका मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है मेरी क्लास लेने से पहले खराब था, और ये क्लास लेने के बाद आपको लगेगा यार कुछ करेंगे यार, क्या क्लास थी यार, क्या मोमेंटम था सर का, क्या जोश था यार। तो मेंटल हेल्थ अच्छा हो गया। और मेंटल हेल्थ हो सकता है क्लास के बाद में घर वाले कोई बात बोल दें तो खराब भी हो जाए। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य हमेशा डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। मुख्य रूप से व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिरता और सकारात्मक उत्तम समायोजन को संदर्भ करता है। एकदम सही बात है, ये आया हुआ प्रश्न है। किशोर अवस्था के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, और दंड द्वारा दृढ़ अनुशासन स्थापित करने की अवांछनीय प्रथा से बचना चाहिए। कभी भी नेगेटिव आंसर साइकोलॉजी में देना ही नहीं है, और मेंटल हेल्थ और समायोजन पे हमेशा पॉजिटिव आंसर देना ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण और वास्तविक प्रदर्शन से पूरी तरह भागना एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। बताओ ये तीनों सही है क्या? बताओ बेटा, भर दे तो फॉर्म, उसमें विज्ञापन में दे रखा होगा ना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसमें। बी, एक दो। हाँ एक दो सही है बेटा, तीसरा ऑप्शन गलत है, ये तीनों नेगेटिव। आत्मविश्वास अच्छा पाया जाएगा, पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है, और वास्तविक प्रदर्शन से भागते नहीं है, वास्तविक प्रदर्शन में भाग लेते हैं, काल्पनिक दिवास्वप्न से दूर रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। अगला प्रश्न देखना भाई, ये अच्छा प्रश्न है। कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का बालक का भौतिक लक्षण, फिजिकल सिम्टम है भाई, ठीक है। देखो, समायोजन कुसमायोजन के तीन प्रकार के होते हैं, मानसिक अस्वस्थ के भी तीन होते हैं। एक होते हैं भौतिक लक्षण, एक होते हैं व्यवहारात्मक लक्षण, और एक होते हैं संवेगात्मक लक्षण। ओके। भौतिक का मतलब होता है फिजिकली कोई तुम एक्टिविटी करोगे। फिजिकल एक्टिविटी मतलब जब तनाव होता है तो आदमी कई बार, जैसे मैं मेरे में पहले कीजिए ऐसा करता था, ऐसा नाखून चबाना, कई बाल नोचते हैं, कई खुजली खोड़ते हैं, यहाँ खोड़ते खोड़ते नाक में भी दे देते हैं, ठीक है। तो कई पेन को चूसते हैं, ऐसे करते रहते हैं, कई पैर हिलाते हैं। बगल वाला परेशान होता है, भाई इस ट्रेन को रोक ले यार मत, ठीक है। हकलाना तुतलाना, ये भी बहुत ही लक्षण है। तो ये मतलब अजीबोगरीब पूरे शरीर में, कई चलते चलते अंगुलियां करते हैं, ये भी क्या है, बहुत ही लक्षण होते हैं बेटा, ठीक है। व्यवहारात्मक लक्षण क्या होते हैं, आप एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हो, एकांतवास से अकेले बैठे हो चुपचाप, झूठ बोल रहे हो, विद्यालय से भाग जाते हो, ध्यान नहीं देते। और तीसरा होता है इमोशनल लक्षण, संवेगात्मक लक्षण, जहां पे आप इमोशनली, जैसे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, हमेशा अपने आप को कमजोर आंकना, जो कहते हैं दूसरे लोग क्या कहेंगे, वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, वो दूसरों के अनुसार जिंदगी जीते हैं। उनको लगता है यार मैं तो मैं सोच ही नहीं सकता। घर ना करना, ये भी दोनों संवेगात्मक लक्षण है। आक्रामकता व्यवहारिक लक्षण, नाखून चबाना किसमें आ जाएगा, भौतिक लक्षण। बेटा 8 बार डिवी करा चुके हो रेखाराम मीणा, इस बार हो जाएगा बेटा, होगा इस बार, तू करना इस बार, मैं कह रहा हूं तेरे को, 100% बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तेरा हो जाएगा। तू अगली बार मैसेज करेगा सर मेरा हो गया, मैसेज आएगा तेरा, मेरी लाइन है, इसको नोट कर लेना तुम, देना इस बार। थोड़ा सा कमियों पे वर्क करना, कॉन्फिडेंस पनपना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ना तुम, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना एक मूड में, मस्ती के मूड में, वैसे पढ़ना, बस हो जाएगा। थर्ड ग्रेड की बुक आ जाएगी बेटा, काम कर रहे हैं थर्ड ग्रेड के ऊपर। अगला प्रश्न देखो भाई, ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही कथन नहीं है पूछ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन स्थापित करने की योग्यता। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर ने दी है, ये जेम्स ड्रेवर ने नहीं दी है, ये दी थी लेडेल ने। किसने दी थी ये परिभाषा, लेडेल ने। जेम्स ड्रेवर ने परिभाषा दी थी मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ नियमों की खोज करना और उनका संरक्षण करना है। मानसिक स्वास्थ्य नियमों का समूह जो व्यक्ति को स्वयं और दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, ये परिभाषा कुपुस्वामी, ये भी गलत है। कुपुस्वामी ने दी थी ये परिभाषा, कॉलसैनिक ने दी थी। किसने दी थी, कॉलसैनिक, ये भी गलत हो गया। संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण व सामंजस्यपूर्ण कार्य करता रहना मानसिक स्वास्थ्य है, हेडफील्ड, एकदम सही है परिभाषा। ये सब परिभाषाएं हुई हैं।
आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास में C.W. बियर्स को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। इन्होंने 1908 में किताब लिखी थी ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। इस किताब में इन्होंने मेंटल हेल्थ का प्रतिपादन किया था। ये वो आदमी था जिसका खुद का मेंटल हेल्थ खराब था, यानी जिसने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया था और बाद में यही इसका प्रतिपादक बना। तो जिंदगी में कब कौन सी घटना आपके लाइफ में कैसे घटित हो जाए और आप कहाँ पहुंच जाएं पता नहीं चलता है, इसलिए वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है, लेकिन ये ऊपर वाली दोनों परिभाषाएं गलत हैं, इसलिए इस ऑप्शन में परीक्षा के अकॉर्डिंग इसमें दोनों 1 और 2 दोनों ही गलत हो गए बेटा। ठीक है ना, तो इसमें ये लिख लेना, ये परिभाषा तो है लेडेल की आई हुई परिभाषा है, जेम्स ड्रेवर की परिभाषा भी आई हुई है, लेकिन उसमें नियमों का संरक्षण करना, और ये परिभाषा कॉलसैमिक के। परिभाषा मानसिक स्वास्थ्य पे आ जाती है 4 या 5 परिभाषा जो आई हुई है उनको देख लेना है ना। ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं, तो ये प्रश्न मतलब इसमें ऑप्शन होने चाहिए थे, कोई नहीं। एक किशोर में पाई जाने वाली अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी और हर समय बने रहने वाली आशंका उसके खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। हाइपर सेंसिटिव समझ रहे हो, जैसे किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे बारे में ऐसे कह दिया, मैं क्या करूं, और हमेशा वो कहता है कि मेरा तो इस बार पेपर खराब हो जाएगा, उसको हमेशा आशंका रहती है। तो आशंका मतलब वो बहुत नेगेटिव चीज है। मतलब यदि कोई आपका हो ना कि सबसे बुरा क्या है, तो वो है आशंका, अपने भविष्य के बारे में आशंका करना कि मेरे साथ तो बुरा ही होगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। तो ये खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। मानसिक अस्वस्थता केवल व्यक्ति के चिंतन को विकृत करती है, इसका बालक के शारीरिक स्वास्थ्य, संपूर्ण व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संपूर्ण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये पहला कथन सही है, लेकिन कारण क्या है एकदम से गलत। तो कथन सही हो जाएगा, कारण गलत। ए सही है परंतु आर गलत है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करेगा। अगला, ये सब के सब आए हुए प्रश्न है, इनको बस मैंने शॉर्ट बना दिया, इनको ना इनकी भाषा चेंज कर दी। राहुल एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहता है जो उसे बहुत पसंद है, मतलब आकर्षण, लेकिन वो अपनी जेब से सारे पैसे खर्च हो जाने के डर से चिंतित है। डर, राहुल यहाँ किस प्रकार की विरोधाभासी स्थिति यानी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट वो है कि जब दो आपके सामने विरोधी स्थितियां हो जाएं, ठीक है ना, कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, तो वो कौन सी स्थिति होगी बताओ? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो अप्रोच में तो क्या होता है, पहुंच में दोनों सकारात्मक है, मैं ये भी चाहता हूं वो भी चाहता हूं, 2 लड़कियां पसंद है, दोनों के साथ शादी करना चाहता हूं, ये पॉजिटिव है। वर्जन होता है, ये भी नहीं करना चाहता ये भी नहीं करना चाहता। पद्धति वर्जन में एक करना चाहता हूं लेकिन डर है। लेकिन एक प्रश्न आया था ऐसा ही, एक बच्चा टीचर के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, लेकिन ये पॉजिटिव, लेकिन उसे डर है कि टीचर पिटाई कर देगा, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये पद्धति वर्जन हो गया। बहुपद्धति में एक से अधिक पॉजिटिव एक से अधिक नेगेटिव होते हैं, तो सी ऑप्शन। इस पे एक प्रश्न आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट पे, इसको समझ जाना ना, अच्छा बिंदु है, और उदाहरण आता है लगभग। जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छाओं और बाहरी सामाजिक वातावरण की मांग के बीच संतुलन बनाए रखने में असफल हो जाता है, तो कुसमायोजन से निपटने के लिए कौन सी एक अस्वस्थ या अनुचित विधि मानी जाएगी? ये अभी जस्ट 2026 में आया था आरपीएससी का ये प्रश्न। ठीक है, मैंने थोड़ी सी भाषा चेंज की है, 2026 का लेटेस्ट प्रश्न ही है समायोजन के ऊपर। यथार्थवादी निर्णय लेने के लिए समस्या के सभी व्यवहारिक विकल्प का विश्लेषण करना। सही बात है कि मुझे क्या बेटर रहेगा, मुझे किस सेक्टर को चुनना चाहिए, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट, या इस विषय के साथ जाना चाहिए। तो आप अपनी कमियां, अपने पॉजिटिव पक्ष सब पे एनालिसिस कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए, ना कि किसी के कहने से लीजिए। अपनी मूल असफलताओं का सामना करने के बजाय निरंतर कल्पना लोग या दीवा शौपन में खोकर अस्थायी मानसिक संतोष खोजना। पूरे दिन सोचते रहते हो, देखना मेरा 2nd ग्रेड पेपर अच्छा होगा, मैं टॉप करूंगा, मिठाई धीर सिंह सर के पास पेन लेने जाऊंगा, धीर सिंह सर ने पेन मेरे को देते हुए कहा बेटा जीत जाएंगे, मिठाई खिलाई मेरे को। धीर सिंह सर ने फिर मेरा पॉडकास्ट किया और पॉडकास्ट में मेरे से गजब गजब के सवाल पूछे, मैं खुश होकर पॉडकास्ट दे रहा था। पॉडकास्ट 20 मिनट चला, पॉडकास्ट देने के बाद उसमें से 10 रील्स बनी और मैं सबको कह रहा हूं कि देखो धीर सिंह सर ने मेरा पॉडकास्ट लिया, मजा आ गया, ये आ गया वो आ गया। पूरे दिन बेटा ये करता रहता है, और एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा है, रीड कर रहा है कि जिस दिन सक्सेस हो जाऊंगा मैसेज करूंगा, ऑटोमेटिकली सर बुला लेंगे। पूरे दिन नहीं, 1-2 मिनट सोच लो, वो तो अच्छा है। पूरे दिन इस सपना ले रहे हो तो वो नेगेटिव है बेटा।
अपने मूल अप्राप्य लक्ष्य के स्थान पर समाज द्वारा स्वीकृत किसी अन्य व्यवहारिक प्रतिस्थापन को अपनाना भी ठीक है। अपनी आंतरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुशल मार्गदर्शन शिक्षकों से आवश्यक निर्देशन प्राप्त करना भी सही है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, बाकी सब सही। ये लो साहब 14%, ये भी जस्ट आया था 26 में, तो इसको देख लेना। ऐसा प्रश्न अप्लाइड आए तो हमेशा नेगेटिव जो आंसर होगा वो देख लेना। अगला प्रश्न है, रक्षात्मक युक्तियां और मानसिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वर्जन वर्जन द्वंद्व है? अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी परिहार परिहार संघर्ष की स्थिति को सब सटीक रूप से दर्शाएगा। नेगेटिव नेगेटिव को, एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाई भी नहीं करना चाहता और परीक्षा में फेल होने से भी डरता है। एक बेरोजगार युवक को एक साथ दो प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र प्राप्त होते हैं, वह दोनों को ही चुनना चाहता है। उसका सेकंड ग्रेड में भी हो गया और सब इंस्पेक्टर में भी हो गया। तो ये क्या होगा, दोनों को चुनना चाहता मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, लेकिन वो मैदान पे होने वाली कड़ी मेहनत और चोटिल होने से डरता है। गोल्ड मेडल जीतना पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन डर कि मैं लग जाएगी, ये क्या है, नेगेटिव है। तो उपागम वर्जन हो गया। एक व्यक्ति को अपनी पुरानी कार बेचनी है, उससे खरीदार मिलता है और पैसा अच्छे दे रहा है, तो लेकिन उसका व्यवहार खराब है। पुरानी कार बेचनी है, खरीदार ही मिल गया, लेकिन उसको लगता है कि यार इसका व्यवहार खराब है। तो एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। पहले वाला एग्जाम्पल देखो, ना पढ़ाई करना चाहता है और ना ही फेल होना चाहता है, दोनों ही क्या है, नहीं नहीं है, वर्जन वर्जन है। मैं ये भी नहीं चाहता, मैं वो भी नहीं चाहता, समझ गए? तो ये जो स्थिति होती है उसको अपन बोलते हैं वर्जन वर्जन। तो पहला ऑप्शन जो है वो कंप्लीटली क्या है, नेगेटिव है। इसमें दो उपागम उपागम है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और इसमें दोनों नेगेटिव हैं। तो ए ऑप्शन होगा। ऐसे प्रश्नों को पढ़ा करो, समझा करो, तब जाकर आंसर सही होता है। तो ये टोटल 15% थे जो समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य से पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों में। उन सब का एनालिसिस था, लगभग सभी प्रश्न आ गए हैं। मैंने उनको मिला के प्रश्न बनाए हैं ताकि आपको बहुत सारे प्रश्न देखने नहीं पड़े। तो ये 2 टॉपिक आज आपके कंप्लीट हैं। धन्यवाद। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।